स्वागत है आज के इस चर्चा में। और आज के इस परिचर्चा का मुख्य विषय है एनसीईआरटी की किताबों में जो मनुस्मृति के कुछ अध्यायों को शामिल किया गया है उसको लेकर के जो एक विवाद उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप एनसीईआरटी के साथ साथ एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर भी लग रहे हैं, उसकी एक समीक्षा। कुछ मैंने होमवर्क किया है। मामला क्या है? मामला यह है कि एनसीईआरटी की कक्षा 9 में नारी सम्मान हेतु मनुस्मृति के एक श्लोक को शामिल किया गया है, यत् नर्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते। फिर उसका विश्लेषण भी किया गया है। अब इसको लेकर के जो विवाद उभर करके सामने आया है, भारत के सभी राजनीतिक विपक्षी दलों ने सरकार के ऊपर हमले किए हैं कि यह शिक्षा के भागवाकरण का प्रयास है, यह शिक्षा के में ब्राह्मणवाद की घुसपैठ करने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जैसे राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकों में अगर मनुस्मृति, जिसका अतीत इतना विवादास्पद रहा है, वो शामिल किया जा रहा है तो इसको जनरलाइज करके लोगों के बीच में स्वीकार्य बनाने की एक मुहिम है। आरोप चल ही रहा है। अब आरोप के पीछे वास्तविकता क्या है इसकी चर्चा भी करते हैं। लेकिन भारत की राजनीति में मनुस्मृति निरंतर विवादित रहा है। यहाँ पर कुछ मैंने जब होमवर्क किया तो विवादित क्यों है और कुछ अगर सकारात्मक पक्ष भी है तो उसको भी मैंने लिखा। लेकिन उससे पहले चर्चा जरूरी है कि लंबे समय से विवाद किस तरह होता रहा। विवाद की बात करें तो 19वीं शताब्दी में जब भारत में कई तरह के आइडियोलॉजी उभर के सामने आ रहे थे तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी जन्मे। और इसी में महाराष्ट्र से जन्मे ज्योतिबा फुले, जो इनकी किताब है गुलामगिरी। और इन्होंने जो एक एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया, वो एंटी कास्ट मूवमेंट कम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, या इसको हम लोग कहीं कहीं निम्न जातीय आंदोलन या सामाजिक सम्मान का आंदोलन, सामाजिक स्वराज की लड़ाई, कई शीर्षकों से पुकारते हैं। अब ज्योतिबा फुले ने मनुस्मृति की बहुत सारी लानत मानत की और अपनी जो किताब लिखी गुलामगिरी, उसमें भारत के शुद्ध समुदायों की तुलना अमेरिका के काले अफ्रीकी निग्रो से की कि जिस प्रकार गोरे यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, ठीक उसी तरह भारत में भी आर्य नामक जाति ने द्रविड़ या शूद्र नामक समुदायों को गुलाम बनाया और इस तरह की कुछ व्याख्या की। ज्योतिबा फुले इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ही वर्णन और विश्लेषण भारत की राजनीति में दलित आंदोलन या फिर एक तरह के कहिए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई की पहली आगाज माना जाता है। बाद में ज्योतिबा फुले, मूनराव पंडित, फागूजी बनसुडे करते करते आंदोलन उभरा और यहीं पर एक सबसे जबरदस्त आंदोलन के रूप में उभर के आया जब डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व सामने आया। 1927 जब महार सत्याग्रह हुआ, उसी समय उन्होंने मनुस्मृति का दहन भी किया। इस घटना से पूरे राष्ट्रीय राजनीति में एक हलचल मची। डॉक्टर अंबेडकर के अपने तर्क थे और उन्होंने मनुस्मृति को ही भारतीय समाज के जातिवाद, विकृति, कठोर वर्ण व्यवस्था और शूद्रों की दयनीय स्थिति के साथ साथ निम्न वर्गीय समूह के ऊपर जो भी कठिनाइयां, कठिन परिस्थितियां या उनके लानत मानत या समाज में उनकी दयनीय स्थिति है, सबके लिए उन्होंने मनुस्मृति नामक पुस्तक की विचारधारा को दोषी ठहराया। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन दिवस की उन्होंने घोषणा की। हाल तक राजनीति में यह प्रभावी दिखता है। इसके बाद से दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के रूप में सबसे पहले 1920 में उभर कर आया आत्मसम्मान आंदोलन, लंबा चला और यहीं से एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसको द्रविड़वाद कहा जाता है। द्रविड़वाद, इसमें यह कहा जाता है कि आर्य बाहर से आए, ब्राह्मण बाहर से आए, मूल निवासियों को गुलाम बनाया और इनको दक्षिण भारत भेज दिया। इस सिद्धांत के सबसे ज्यादा पैरोकारों में थे ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। पेरियारवाद माना जाता है और इसी पेरियारवाद के दर्शन से पहले जस्टिस पार्टी बनी, फिर द्रुमुक बनी, द्रुमुक, फिर उसी से डिवाइड होकर अन्ना द्रुमुक, द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक। हाल तक तमिलनाडु की सत्ता में
और दक्षिण भारत की पूरी राजनीति में पेरियारवाद, आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़वाद का वर्चस्व और प्रभाव देखा जा सकता है। संविधान जब बन रहा था तो इसको लेकर के भी बहस हुई। संविधान के बनाने वाले संविधान सभा में कई लोग ऐसे थे जो इनका मत था कि भारत की परंपरागत समाज व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ चीजें जरूर वर्तमान संविधान में शामिल होना चाहिए। बहस भी चला, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे, बाकी विपक्ष में अन्य लोग भी थे, लेकिन कुल मिलाकर के अंतिम जब संविधान का प्रारूप तैयार हुआ तो उसमें मनुस्मृति से जुड़ी हुई कोई चीजें शामिल नहीं की गई। संविधान बनने के बाद जब हिंदू समाज के सुधार का जोर आया तो एक पहले कोड बना था इंडियन कोड बिल। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर, अब इसको चाहे जिस रूप में ले, इसका नाम कर दिया गया हिंदू कोड बिल। हिंदू समाज के सुधारों की बुनियाद पड़ी और एक नई स्मृति भारत में लागू हुई जिसको हम चाहे तो अंबेडकर स्मृति कह सकते हैं। विवाह एक ही होंगे, डिवोर्स का अधिकार दिया गया, पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार दिया गया और हिंदू समाज के जितने भी विकृतियां थीं जो समय समय पर जन्मी थी उनको समाप्त प्राय माना गया। इसमें मुस्लिम समाज को बाहर रखा गया। क्यों? इसकी चर्चा फिर कभी। तो मनुस्मृति के विरुद्ध वैचारिक आंदोलन, अंबेडकर की विरासत को संभालने में महाराष्ट्र के बाम सेफ और दलित पैंथर और बाद में पंजाब की राजनीति से निकले और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हुए बहुजन समाज पार्टी के काशीराम की गतिविधियां संचालित होती रही। समकालीन बात करें तो मनुस्मृति के विरुद्ध आंदोलन की कमान महाराष्ट्र में बाम सेफ ने संभाली, दलित पैंथर का गठन किया और इसके साथ साथ जो एक दलित साहित्य का जो एक उभरा, बहुत सारे लोग हैं, नाम दर्जनों लोगों का लिया जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में कमल भारती जी हैं, उसके बाद शिवराज सिंह जी बेचैन हैं और लोग भी हैं, हंस पत्रिका है, राजेंद्र यादव हैं, जिन्होंने लगातार 1950 से लेकर के हाल तक मनुस्मृति की लानत मानत करते हुए दलित विमर्श से जुड़े हुए दर्जनों कथाएं, साहित्य को रचा। इसी के साथ साथ 60 से 70 के दशक के बीच में जब जेएनयू की स्थापना हुई, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो वहां की छात्र राजनीति का एक प्रमुख विषय रहता था दलित आंदोलन से जुड़ी हुई विचारधाराएं। हमें चाहिए आजादी, आजादी, हमें चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी, लंबे समय से नारे चढ़ते रहा। इसी के साथ साथ 80 के दशक से पंजाब में गठित हुई बहुजन समाज पार्टी, जिसका मेन वोट ही था मनुवाद के विरोध में बहुजनवाद, एक आइडियोलॉजिकल विमर्श जो उभर करके आया। कहीं ना कहीं पहले इसका नारा लगा मनुवाद से आजादी, फिर इसका नारा लगा चढ़ गुंडों की छाती पे लगा दे मुहर हाथी पे, फिर इसका एक और नारा लगा ब्राह्मण संघ बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। खैर, उसकी चर्चा फिर कभी। इसी बीच राजस्थान के हाई कोर्ट में मनुस्मृति की प्रतिमा लगी। कुछ लोग जो मनुस्मृति को सही मानते थे उन्होंने लगवाया। इसका विवाद कुछ लोग हटवाना चाहते थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अभी तक वाद विवाद का दौर जारी है। इसी बीच दलित विमर्श से या दलित साहित्य से जो भी सामाजिक न्याय की विचारधारा लगी, बिहार में मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ और राष्ट्रीय राजनीति में मंडल आयोग का। इसी मुंगेरी लाल आयोग से कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का जो मॉडल तैयार किया वो बिहार में इंप्लीमेंट हुआ और इसी मंडल राजनीति से ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रारूप बना वो 90 के दशक में बीपी सिंह जी ने लागू किया। तो समकालीन राजनीति में इनका प्रभाव देखा जा सकता है। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वर्तमान के भारतीय राजनीति की बात करें तो इधर के 10 से 15 सालों के बीच में विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट संविधान को बदल देंगे या ये लोग मनुवादी हैं, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली भी हुआ। 2015 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही एक संगठन के प्रमुख ने एक बात कही कि आरक्षण की समीक्षा होगी, चुनाव का पासा ही बदल गया। इसी बीच एक संविधान की प्रतिलिपि ली जाती थी और उसे दिखाया जाता था ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा और हमारी लड़ाई मनुवाद के विरुद्ध है। एक नैरेटिव वॉर गजब का चला और इसका परिणाम दिखाई पड़ा लोकसभा चुनाव में एनडीए गवर्नमेंट को स्पष्ट बहुमत न मिलना और उत्तर प्रदेश में शर्मनाक स्थिति में आना।
ठीक इसी तरह बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में भी ये प्रभावी होता दिख रहा था, बट हुआ नहीं। इसके सारे मिथक टूट गए। इनफैक्ट बंगाल के चुनाव में तो इसका प्रयोग ही नहीं हुआ और वर्तमान में यह विमर्श एकदम समाप्त प्राय हो चुका है कि भारत में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा या भारत में संविधान बदल दिया जाएगा या मनुवाद लागू होगा। यह विमर्श अब समाप्त प्राय है। इस विमर्श के बाद ही सरकार ने एनसीईआरटी की जब पाठ्य पुस्तकों को बदला तब उसमें ये चीजें लेके आए। अब इसी के साथ साथ दो बातें हैं कि एक, मनुस्मृति इतनी विवादित क्यों है और क्या ये विवाद के अलावा कुछ इसमें पॉजिटिव पक्ष है जिससे दुनिया भर के विश्लेषकों ने अलग अलग बातें लिखी। थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर। विवादित इसलिए है क्योंकि बात चाहे ज्योतिबा फुले की हो, डॉक्टर अंबेडकर की हो, मूनराव पंडित की हो, फागोजी बनसोडे की हो, दलित आंदोलन की हो, बामसेफ की हो या द्रविड़वाद की हो या समकालीन भारतीय राजनीति की हो, एक आम धारणा है कि मनुस्मृति जैसी पुस्तकें कठोर वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं। इसी से इनका जन्म हुआ और भारत की परंपरागत एक अदृश्य जाति व्यवस्था है जो कठोर नियम कानूनों के ऊपर आधारित है, जो इनविजिबल अदृश्य है, उनको यह पोषक देती है। यही नहीं, स्त्री को पहले पिता फिर पति और पुत्र के संरक्षण में रखा जाए, यह पितृसत्ता की हिमायती है। ये महिलाओं को जंजीर में बांधे रखते हैं, महिलाओं को गुलाम बनाए रखते हैं। महिला विमर्श में भी इसके ऊपर हमले हुए, दलित विमर्श में भी इसके ऊपर हमले हुए। यहां तक कि ब्राह्मण अगर जुर्म करे तो उनके लिए ये दंड विधान है और शूद्र जुर्म करे तो इनके लिए ये दंड विधान है। ये मनु दंड विधान माना जाता था। तो जुडिशरी में जो एक तरीका का डिफरेंसेस है उसके लेकर के भी मनुस्मृति पर अटैक हुआ। कुल मिला के देखा जाए तो यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो डेमोक्रेसी की एक सामान्य विचारधारा मानी जाती है उसके विरुद्ध माना जाता है। एक तरीके से कहें तो यह सामाजिक असमानता, उत्पीड़न का प्रतीक है और उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देने वाला धार्मिक दैवीय ग्रंथ जिसकी व्याख्या की जाती है और इसे धर्म सम्मत ठहराया जाता है। पिछले 200 सालों के सामाजिक आंदोलन को देखें, लगभग 1867 से लेकर के 2026 तक। मैं 200 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत में नैरेटिव बनाने का काम अंग्रेजों ने 1800 के आसपास शुरू किया और तब से यह इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ और आज यह नैरेटिव इतना जबरदस्त है कि कई सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। लड़ाई भी है। मेरे सामने एक बड़ी अच्छी पुस्तक है जिसको मैं लेकर के आया था कि अभी समकालीन भारत में कितने नैरेटिव चल रहे हैं या कितने तरह की वैचारिक आंदोलन चल रहे हैं। ये पुस्तक मैं लेके आया था, नैरेटिव वॉर, कि जितने भी आइडियोलॉजिकल विमर्श हो रहे हैं उनके पीछे मंशा क्या है, उनके पीछे सोच क्या है या उनके पीछे विचारधारा क्या, ये सब सारी चीजें चल रही थी। अब दूसरी बात जो करते हैं वो ये है कि क्या मनुस्मृति में सिर्फ नेगेटिविटी ही है या कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं या कुछ पॉजिटिव एलिमेंट भी हैं। दुनिया भर के जो विश्लेषक हैं वो इसको इतना महत्व क्यों देते हैं या उसके पीछे मंशा क्या है या उसके पीछे सकारात्मक चीजें क्या है। ये मनुस्मृति ही है जिसने एक सोशल और लॉजिकल कोड हमारे सामने रखा और इस प्रकार की विचारधारा हमारे सामने रखी। सबसे बड़ी बात कि इसमें धर्म के 10 लक्षण हैं और 10 लक्षणों को मानव समुदाय के लिए अनिवार्य बनाया गया है और इस प्रकार की विचारधारा हमें महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि यह जीवन के मूल्य और नैतिक आचरण का एक आधार भी रखता है। यह पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का पोषक भी है। इससे न्याय व्यवस्था, महिला सम्मान या सामाजिक व्यवस्था का संचालन का भी एक दृष्टिकोण मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिव ही है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है और कई सारे विश्लेषक ये भी कहते हैं कि 99.9% लोगों ने मनुस्मृति को न देखा है न पढ़ा है। कुछ मान्यता ये भी है कि अंग्रेजों ने इसमें मिलावट कर दी या भारतीय समाज में ड्यूल बिहेवियर को पैदा करने के लिए जो एक दौर आया उस पर चीज लेकर के है। तो इस तरह अभी भी भारतीय राजनीति में मनुस्मृति एक विवाद के रूप में सामने है। ज्योतिबा फुले ने कभी भी धार्मिक ग्रंथों को न पढ़ा, न सोचा, न समझा। यह भी कहा जाता है कि वो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से लगातार
हमले करते रहे, या ईसाई मिशनरी जो कहते वो करते। यही बात वो डॉक्टर अंबेडकर पर भी कहते हैं, पेरियार पर भी कहते हैं। कुल मिला के मनुस्मृति के पक्ष और विपक्ष में जो एक नैरेटिव है ये अभी भी चल रहा है। लेकिन एक अजीब बात है कि बसपा जिस ब्राह्मणवाद से लड़ते रही उसी ब्राह्मणवाद के साथ गठबंधन भी कर रही है, और जो द्रविड़वाद ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उभर करके आया, आज वही एआईडीएमके और डीएमके दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियां या एनडी गवर्नमेंट या बीजेपी से गठबंधन करते दिखते हैं। यही हाल बिहार में भी हुआ। सामाजिक न्याय, समतावाद या सोशल इंजीनियरिंग वाले नीतीश बाबू की पार्टी या अन्य और लोग भी दिखते रहे। तो मनुस्मृति को लेकर के जो भी राजनीतिक विवाद चल रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है भारत की राजनीति और सत्ता के प्रतिष्ठान के ऊपर वर्चस्व बनाना। सच्चाई यही है, आप माने या न माने। जितने भी सामाजिक आंदोलन चलते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है अपने लोगों को संगठित करना, समूह बनाना, वैचारिक स्तर पर लोगों के मानसिक परिवर्तन करना और लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी करके सत्ता पे अधिकार कायम करना। उसके बाद अन्य और चीजें भी होती हैं, सच यही है। अब एनसीईआरटी में जो मनुस्मृति के अध्याय शामिल किए गए हैं उनका विश्लेषण किया गया है, तो इसके ऊपर विवाद, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई औचित्य है विवाद करने का। हाँ, बहुत ज्यादा हो तो एक लाइन ये भी कर दे कि लंबे समय से भारत की राजनीति में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के लिए भी मनुस्मृति को दोषी माना जाता है। इसका भी स्पष्टीकरण शायद दे देते तो इतना विवाद नहीं होता। तो कुल मिला के भारतीय राजनीति में, भारतीय संविधान में और एनसीईआरटी में मनुस्मृति कुछ इसी रूप में है। अब इसको लेके अभी भविष्य की रणनीति क्या होती है हम इसके ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक निष्कर्ष जो हमने अभी निकाला वो ये है कि ये जितने भी प्रकार के सामाजिक आंदोलन होते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता के ऊपर अधिकार कायम करना और सामाजिक रूप से अपने औचित्य को सही सिद्ध करना। धन्यवाद।